स्टूडेंट्स, पिछले हमारा जो लेक्चर हुआ उसमें हम लोगों ने अधिकार और अधिकार से जुड़े हुए जो प्रस्तावना थी, जो उसकी संकल्प, ये सब चीज़ें जो शुरुआती एक इंट्रोडक्शन होता है वो समझने का प्रयास किया पिछले वीडियो में। और साथ ही साथ हम लोगों ने अधिकार और कर्तव्य के बीच में संबंध क्या है और अधिकार और समानता, हाँ, इनके बीच में क्या संबंध है ये जानने का हमने एक प्रयास किया। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग अधिकारों के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, ये दूसरा भाग है। और तीसरे भाग में जो अंतिम होगा, हम लोग अधिकारों की संकल्पनाओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब अधिकारों की सिद्धांतीकरण की बात आती है तो जनरली ये माना जाता है कि अधिकार जो है ये एक आधुनिक अवधारणा है ना। अधिकार कोई ऐसा बहुत प्राचीन कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही अधिकार हमें कभी प्राचीन यूरोप या प्राचीन भारतीय या किसी भी समाज में हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अधिकारों के बारे में कई व्याख्याएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें प्राचीन ग्रीक शामिल है, जिसमें अरस्तु और प्लेटो के विचार शामिल हैं। और इसमें जो ग्रीक दर्शन है वो कहीं ना कहीं आधुनिक जो विचार हैं अधिकारों को लेकर उनसे थोड़ा अलग है। और आधुनिक जो हमारा दर्शन है ये ज़्यादा इंक्लूसिव नज़र आता है, हमें ज़्यादा समाहित करने वाला नज़र आता है जो हमारा आधुनिक विचार है जितना भी अधिकारों को लेकर ना। अगर हम लोग उस दौर की बात करें जब अरस्तु और प्लेटो अधिकारों की बात कर रहे थे या वो अपने दर्शन का विकास कर रहे थे, ठीक है, तब हमें ये जानना होगा कि जो भी आज के टाइम का अधिकार है वो बहुत व्यापक अर्थों में उसका प्रयोग किया जाता है ना। आप उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र से जोड़ सकते हैं। लेकिन जो प्राचीन ग्रीक के विचार थे, प्लेटो और अरस्तु के, वो बहुत संकुचित विचार थे। वो आधुनिक अधिकारों के सिद्धांत की तरह से बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं थे, संकुचित थे। देखिए, इन इन अब क्योंकि ये सीमित हैं और सीमित व्यक्तियों को अधिकार मिल रहे हैं प्राचीन ग्रीक में, आगे हम लोग समझेंगे इस चीज को। तो ये दोनों विचारक अधिकारों को देने की तो वकालत करते हैं, लेकिन अधिकारों के एक व्यापीकरण की वकालत करते हुए नजर नहीं आते कि अधिकार व्यापक रूप से सभी को समान रूप से प्राप्त हो, इसकी वकालत करते हुए नजर नहीं आते हैं। खैर, वो दौर भी अलग था, प्राचीन ग्रीक। देखिए, प्लेटो की अगर बात करी जाए, ग्रीक में हम दो ही थिंकर्स को इसमें कवर करेंगे, एक प्लेटो और दूसरा एरिस्टोटल मतलब अरस्तु। देखिए, प्लेटो जो है, प्लेटो अपने विचार में राज्य के कर्तव्यों की बात करते हैं। जब भी वो राज्य के कर्तव्यों की बात कर रहे होते हैं तो वहां वो ये कहते हैं कि शिक्षा देना राज्य का एक व्यक्तिगत अधिकार है। राज्य का अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति को वो शिक्षित करे, शिक्षा दे। अब क्योंकि शिक्षा देने का अधिकार प्लेटो राज्य को दे रहा है और वो साथ ही साथ ये कह रहा है कि शिक्षा देने के अधिकार को मांग और पूर्ति के सिद्धांत की तरह से प्रयोग नहीं किया जा सकता, शिक्षा सभी व्यक्तियों को मिलनी चाहिए। तो राज्य का इसीलिए प्रथम और प्रमुख कर्तव्य क्या होना चाहिए? शिक्षा देना, ये उसका प्रथम और प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए। और तर्क क्या है इसके पीछे, शिक्षा देने के पीछे प्लेटो का? वो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करे जिस कार्य के लिए वो बना है या जो कार्य करने के लिए उसके अंदर गुण है, तो वो कार्य व्यक्ति जो है वो पूरी निष्ठा से करे। जब प्रत्येक व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए उनके अंदर गुण है वो कार्य वो पूरी निष्ठा से करेंगे, तब अपना सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। तो शिक्षा जो है प्लेटो की नजरों में जो राज्य का कर्तव्य है वो व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक शर्त है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब इस तर्क को अमली जामा पहनाने के लिए प्लेटो जो है शिक्षा के आधार पर राज्य में व्यक्तियों की भूमिका तय कर देते हैं। वो सीधे सीधे तय कर देते हैं कि किसी राज्य में व्यक्ति की भूमिका क्या होगी।
और समाज में व्यक्तियों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में वो बांट देते हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ग उनकी नजरों में है उत्पादक वर्ग, दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग, और तीसरा वर्ग आ जाता है शासक वर्ग। ये 3 वर्गों में प्लेटो जो है अपना राज्य को, समाज को, व्यक्तियों को विभाजित करते हैं। देखिए उत्पादक वर्ग कौन है, तो उत्पादक वर्ग का संबंध सीधे सीधे तृष्णा से है। ये तृष्णा उसका गुण है। उत्पादक वर्ग कौन होगा, जिसके अंदर तृष्णा होगा। तृष्णा मतलब लालच। ओके। और ये जो उत्पादक वर्ग होगा ये आर्थिक तत्व से संबंधित होगा, जिसका प्रमुख कार्य क्या है, जिसका प्रमुख कार्य है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। भौतिक आवश्यकताओं में जैसे खाना हो गया, या कच्चा कोई सामान हो गया, या फल सब्जी, ये सब चीजें। तो उत्पादक वर्ग कृषक भी हो सकता है, कोई बर्तन वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उत्पादक वर्ग का प्रमुख गुण है तृष्णा, ध्यान रखिए, और ये आर्थिक तत्व से संबंधित है, और इसका प्रमुख कार्य है राज्य की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरा वर्ग है सहायक संरक्षक वर्ग। देखिए सहायक संरक्षक वर्ग का जो प्रमुख गुण है वो है साहस, स्पिरिट। प्लेटो इन्हें सैनिक वर्ग में रखते हैं, और इनका प्रमुख कार्य है उत्पादक वर्ग की सुरक्षा और राज्य की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना। ये इनका प्रमुख कार्य है कि पहले भाई उत्पादक वर्ग की सुरक्षा करेंगे, और राज्य की अगर कोई बाहरी आक्रमण आता है तो वहां युद्ध करके राज्य की सुरक्षा करेंगे। तीसरे में आते हैं संरक्षक वर्ग। ठीक है, सहायक संरक्षक वर्ग हो गया, साहस जुड़ गया। तीसरे में आते हैं संरक्षक वर्ग। देखिए संरक्षक वर्ग का गुण है विवेक। विवेक मतलब नॉलेज और विजडम, है ना। यहां विवेक अगर किसी के अंदर होगा तो जो संरक्षक वर्ग है, हाँ, इसका कार्य उत्पादक वर्ग और सहायक वर्ग, सहायक संरक्षक वर्ग, इनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना। मतलब क्या हुआ कि जो आर्थिक तत्व से संबंधित वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है, इसके बीच में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य होगा संरक्षक वर्ग का। और संरक्षक वर्ग ये काम इसलिए कर पाएगा क्योंकि ये बुद्धि और ज्ञान प्रेमी है। इस वर्ग में से ही दार्शनिक राजा बनेगा, और दार्शनिक राजा जो है इसका कार्य संपूर्ण समाज का कल्याण करना होगा, और इस बात पर भी नियंत्रण रखना होगा कि उत्पादक वर्ग जो है उसमें तृष्णा इतनी ज्यादा ना हो जाए कि वो करप्शन करने लगे, ज्यादा मुनाफाखोरी करने लगे, या सामान का स्टॉक कहीं एक जगह इकट्ठा करके रखने लगे। ये सब चीजें उसके अंदर नहीं आना चाहिए। नैतिक रूप से वो व्यापार वगैरह करता रहे, मांग जो भी राज्य की है उन्हें पूरा करता रहे। और सहायक संरक्षक वर्ग जिसमें सैनिक आते हैं, उनका साहस इतना ना बढ़ जाए, उनकी वेग इतना ना बढ़ जाए, है ना, या संवेग इतना ना बढ़ जाए कि वो अत्याचारी हो जाए। तो जो संरक्षक वर्ग है वो इन दोनों की जो ये नेगेटिव क्वालिटीज हैं जो बढ़ सकती हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज जो नेगेटिव क्वालिटीज में कन्वर्ट हो सकती हैं, उनको ये नियंत्रित करके रखता है। ये नियंत्रित करके क्यों रख पाता है? क्योंकि ये विवेकशील है, क्योंकि ये शिक्षित है, क्योंकि ये दार्शनिक है। ठीक है, तो ये 3 आधारों पर प्लेटो समाज को बांटते हैं। कुल मिलाकर प्लेटो क्या कहना चाह रहे हैं अधिकार के परिप्रेक्ष्य में, इन तीनों को अगर समझा जाए तो प्लेटो ये कह रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से समाज में जिस व्यक्ति की जो भूमिका तय हो जाती है उसे वो भूमिका निभानी ही चाहिए शिक्षा के आधार पर, है ना। अतः प्लेटो का अधिकारों का सिद्धांत बहुत सीमित है, बिल्कुल भी व्यापक नहीं है। अधिकारों को वो बहुत गौड़ कर देते हैं, बहुत ही संकीर्ण कर देते हैं, और प्लेटो का जोर जो है वो व्यक्ति के कर्तव्यों पर बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाता है, अधिकारों पर नहीं। देखिए जो संरक्षक है वो क्या कर रहा है, वो अपने कर्तव्य कर रहा है। जब भी वो उन दोनों को मिलाने की बात कर रहा है या उन लोगों के ऊपर कंट्रोल करने की बात कर रहा है कि उनके अंदर जो नैसर्गिक उनके गुण हैं वो बढ़े नहीं। या उत्पादक वर्ग जो है, तृष्णा या लालच जो है, या वो जिस तरीके से राज्य के भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तो भी कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि ये राज्य उत्पादक वर्ग के कर्तव्यों को बता रहे हैं। और सैनिक
जब उत्पादक वर्ग की रक्षा कर रहा है या राज्य की रक्षा कर रहा है, तब भी प्लेटो वहां कर्तव्य ही बता रहे हैं। तो प्लेटो अधिकार की बात नहीं कर रहे, प्लेटो इन तीनों वर्गों के कर्तव्यों की बात ज्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। राज्य के भी वो कर्तव्य की बात कर रहे हैं कि राज्य का प्रमुख कार्य सभी व्यक्तियों को शिक्षण देना होना चाहिए। जब दूसरी ओर बात करते हैं तो हमें अरस्तु की तरफ देखना होगा। अरस्तु जो है नागरिक अधिकारों को सीधे सीधे नागरिकों से जोड़ देते हैं। अब देखिए, अरस्तु कहते हैं कि जो भी नागरिक है उसे अधिकार मिलने चाहिए। यह बात सही है, नागरिकों को ही अधिकार मिलते हैं। लेकिन अरस्तु का जो नागरिकता का सिद्धांत है वो बहुत संकीर्ण है, बहुत सीमित है और आज के नागरिकता के सिद्धांत से काफी अलग है। ठीक है, आज का नागरिकता का सिद्धांत काफी बड़ा है, काफी बृहत्तर है और कई व्यक्ति जो हैं नागरिक की श्रेणी में आ जाते हैं बिना किसी भेदभाव के। अरस्तु ये बताते हैं सबसे पहले अपने विचारों में कि कौन नागरिक नहीं है, ये बताने से पहले कि किसे नागरिक माना जाए। तो अरस्तु यहां ये बताते हैं कि बच्चे नागरिक नहीं होंगे, दास नागरिक नहीं होंगे, विदेशी व्यक्ति कोई भी हो, स्त्री या पुरुष, वो नागरिक नहीं होंगे, विदेशी व्यक्तियों की संतानें नागरिक नहीं होंगी और स्त्रियां ये नागरिक नहीं होंगी, क्योंकि इन सभी में नीति निर्धारण और न्यायिक कार्यों में भाग लेने के लिए जो एक उच्च नैतिक और बौद्धिक गुणों की आवश्यकता होती है या उच्च नैतिक और बौद्धिक स्तर की आवश्यकता होती है वो इनमें नहीं होती। तो इसीलिए इनको नागरिक नहीं माना जाना चाहिए। और जो विदेशी व्यक्ति हैं या विदेशी व्यक्ति के जो बच्चे हैं, उनका जो लॉयल्टी है वो हमेशा उनके अपने राज्य के लिए रहेगी, ना कि उस राज्य के लिए जिस राज्य में वो आकर बसे हैं। तो इसलिए भी इन्हें नागरिक नहीं माना जाना चाहिए। तो नागरिकता ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा संकीर्ण यहाँ पर अरस्तु की हो जाती है, जिसमें स्त्रियां, बच्चे, दास, इनको पूरी तरीके से नागरिकता से वो बाहर कर देते हैं। अब देखिए, जब वो बात कर रहे हैं उच्च नैतिक और बौद्धिक स्तर की या उच्च नैतिक और बौद्धिक गुण की, तो आखिर ये उच्च नैतिक और बौद्धिक स्तर या गुण किस में होंगे? तो अरस्तु इस सवाल का जवाब कहते हैं कि ये गुण सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों में हो सकता है जिनके पास लीजर टाइम है या फुर्सत है ना, खाली समय है। अब देखिए, खाली समय, फुर्सत या लीजर टाइम का मतलब बिल्कुल ये नहीं है अवकाश। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का मतलब अवकाश नहीं है, छुट्टी नहीं है। ऐसे ही एरिस्टोटल लीजर टाइम को बिल्कुल भी अवकाश की श्रेणी में नहीं रखते हैं। देखिए, यहां फुर्सत का क्या मतलब है या लीजर का क्या मतलब है? यहां ये कह रहे हैं कि ऐसे कार्यों के लिए कुछ व्यक्ति समय निकालेंगे जिसमें शासन करने की क्रिया होगी, जिसमें सार्वजनिक सेवा होगी, प्रत्येक व्यक्ति की सेवा होगी, युद्ध करना शामिल होगा, खेल कूद शामिल होगा, नाट्य कला में भाग लेना शामिल होगा, किसी रंगमंच में भाग लेना या किसी कला में भाग लेना, और विज्ञान और दर्शन को प्राप्त करने का प्रयत्न करना होगा। ये जो पूरा का पूरा समय है, लीजर टाइम, फुर्सत वाला समय, ये फुर्सत वाला समय जिन व्यक्तियों के पास होगा उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति ही प्रमुख जो कार्य हैं एक राज्य के, उन प्रमुख कार्यों को कर सकते हैं, जो अभी जिसकी बात हम लोगों ने करी। ठीक है, उनके अरस्तु के अनुसार जो भी नागरिक हैं वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ राज्य की एक बड़ी जनसंख्या के लिए अरस्तु एक निश्चित भूमिका या कर्तव्य तय कर देते हैं। इस बड़ी संख्या में दास और महिलाएं प्रमुख रूप से शामिल होती हैं। इससे पहले हम लोग ये जान लें, ये फुर्सत वाले व्यक्ति कौन है? ये फुर्सत वाले व्यक्ति कुछ मेल हैं जो कुलीन हैं, जो या तो राजा हैं या राजा की मंत्रिमंडल में शामिल है, या व्यापारी वर्ग हैं, या शिक्षित श्रेणी वाले लोग हैं। इनकी संख्या बहुत सीमित होती है, मुट्ठी भर लोग होते हैं। तो कहीं एक पूरी की पूरी बड़ी जनसंख्या नागरिकता के दायरे से बाहर निकल जाती है और बहुत सीमित जनसंख्या को अरस्तु नागरिक मानते हैं। और साथ ही साथ
जो बड़ी जनसंख्या है उसका कर्तव्य भी ये तय कर देते हैं। क्या कर्तव्य है? तो बड़ी संख्या में ये जो बड़ी जनसंख्या है इसमें दासों का कार्य यह है कि मालिकों की हर बात को बिना प्रश्न किए मानना, ठीक है। और महिलाओं का कार्य यह है कि जो भी नागरिकता प्राप्त पुरुष हैं उन पुरुषों के लिए घर के कार्य, कुशल गृहिणी वगैरह ये सब बनना, ताकि वो व्यक्ति जो नागरिक हैं वो राज्य में जाकर अपने लीजर टाइम के द्वारा सार्वजनिक सेवा या अपने अधिकारों का उचित प्रयोग कर पाए, ठीक है। ये उनका पूरा का पूरा नागरिकता का अधिकारों का डिस्कोर्स है। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संकीर्ण आइडियाज अरस्तु लेकर आते हैं। अरस्तु की अवधारणा जिसमें वो दास प्रथा को जायज बताते हुए दिखते हैं, जिसमें मालिकों की सेवा करने को ही वो परम कर्तव्य मानते हैं, महिलाओं को भी अधिकारों के दायरे से और नागरिकता के दायरे से बाहर रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये क्लियर हो जाता है कि जो आधुनिक हमारा दर्शन है अधिकारों का या नागरिकता का या हमारे स्वतंत्रता वगैरह का, उनसे ग्रीक दर्शन बहुत पीछे या बहुत दूर कहीं खड़ा होता है और उसके विचार बहुत संकीर्ण हैं। देखिए, ग्रीक दर्शन खत्म होने के बाद हमें अगर हम लोग सिद्धांतों की बात करें अधिकारों के, तो अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत पर चर्चा यहाँ करी जानी चाहिए, जिनमें सबसे पहला सिद्धांत आता है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। तो देखिए, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत क्या है? अगर इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग जोर देने की कोशिश करें, कुछ थिंकर्स भी इसमें समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें ये नजर आता है कि मध्य युग का जो लगभग आखिरी अंत जो चल रहा था उस समय अधिकारों की अवधारणा एक स्तर पर हमें आते हुए नजर आती है। लगभग ये 12वीं सदी का दौर था, जो 14वीं सदी तक चला, 14th सेंचुरी तक ये चला। 12th सेंचुरी से ये अधिकारों की अवधारणा आनी शुरू होती है यूरोपियन सोसाइटी में, जिसकी परिणति हमें दिखती है इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में। ओके, मैग्ना कार्टा वहां का एक तरीके से संविधान उसको मान लीजिए। मैग्ना कार्टा लागू जब होता है 14th सेंचुरी में, तब राजा की शक्तियों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है और वहां पर एक संवैधानिक या संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करी जाती है। क्लियर है कि वहां पर जो अधिकार हैं वो अधिकार संसदीय शासन प्रणाली के जरिए लोगों को मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर राजा के सारे अधिकार छीन लिए गए और वो अधिकार जो है संसद में निहित कर दिए गए और संसद के जरिए जनता तक वो अधिकार पहुंच जाते हैं। अब दूसरी ओर ये मध्य युग में ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं, सारे डिस्कोर्स शुरू हो जाते हैं। इसी समय बहुत सारे टर्बुलेंस वाले फेज आते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है और भी कई तरह की क्रांतियां होती हैं, और साथ ही साथ इंग्लैंड भी लगभग दूसरे देशों में अपना उपनिवेश बनाना शुरू करता है। जहां वो अपने देश में जहां अधिकार दे रहा था, वहीं दूसरे देशों में उपनिवेशी जो व्यक्ति थे उनके अधिकारों का हनन कर रहा था। तो एक डुअलिटी यहाँ पर ब्रिटेन की या अदर कॉलोनियल पावर्स जो थी उनकी एक डुअलिटी, दोहरापन नजर आता है। लेकिन अगर थिंकर्स की बात करी जाए इस दौर में, तो जो एक सिद्धांतिक विमर्श जिसको कहा जाएगा, तो हमें सेंट थॉमस एक्विनास, है ना, जो रिलीजियस लीडर एक फिलोसोफर थे मध्य युग के, इनको समझने की कोशिश करनी होगी, जिन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को शायद सबसे पहले देने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी अधिकार व्यक्ति को मिले हुए हैं वो ईश्वर द्वारा दिए गए हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं। तो ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को अधिकार दिए हैं। यहां जो भी प्राकृतिक नियम है ना, उन प्राकृतिक नियमों का हवाला देते हुए एक्विनास ये कहते हैं कि मनुष्यों के व्यवहार पर किसी भी प्रकार का अंकुश उस तरीके से होना चाहिए कि वो समाज में अपना योगदान दे पाए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक्विनास
जो प्रकृति ने अधिकार दिए हैं, प्राकृतिक अधिकार जो मिले हुए हैं, उनको इस आधार पर वो जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति के पास उसके व्यवहार जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो उन्होंने व्यवहार पर जोर दिया और मनुष्यों के अधिकारों से ज्यादा एक्विनास भी उसके कर्तव्यों पर जोर देते हैं और पूरा का पूरा उनका फोकस अधिकारों से हटकर कर्तव्यों पर चला आ जाता है, जिसमें वो ज्यादा ये सवाल करते हुए दिखते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए समाज में, राज्य में या परिवार में। तो कहीं ना कहीं कर्तव्य की ओर सेंट थॉमस एक्विनास जाते हुए हम लोगों को नजर आते हैं। देखिए, इनके बाद जो दूसरे थिंकर्स आते हैं वो हैं थॉमस हॉब्स। अब जो हम लोग की चर्चा रहेगी वो थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो पर केंद्रित रहेगी और उसके बाद हम लोग कानूनी अधिकार समझने की कोशिश करेंगे और अदर जो सिद्धांत हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हॉब्स का जो विचार था वो हॉब्स सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत पर चलते हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में हॉब्स क्या कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कि भाई जो भी एक प्राकृतिक अवस्था थी उस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का दुश्मन था और वहां पर व्यक्ति के खिलाफ एक संघर्ष चल रहा था प्राकृतिक अवस्था में, जहां व्यक्ति के जो जीवन था वो बहुत क्षणिक था। व्यक्ति के पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी, कोई अधिकार नहीं थे और व्यक्ति का जो जीवन है वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कभी भी लिया जा सकता था। तो इस प्राकृतिक अवस्था में क्या अधिकार मिला हुआ था? इस प्राकृतिक अवस्था में यह अधिकार मिला हुआ था कि व्यक्ति को अपने आत्मरक्षण के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को मारने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि जो स्टेट ऑफ नेचर है, जो प्राकृतिक अवस्था है, वो वॉयलेंट है, हिंसक है और व्यक्ति का जीवन बहुत क्षणिक है। कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमला कर सकता है, उसकी हत्या कर सकता है। तो यहां पर हॉब्स का जो प्राकृतिक अधिकार है वो ये है कि आपके पास आत्मरक्षा का अधिकार है और आप आत्मरक्षा में किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। देखिए, ये जो हॉब्स का जो ये सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकारों को लेकर, जिसमें वो एक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि राजनीतिक प्राधिकारी कोई शक्ति नहीं है। मतलब प्राकृतिक अवस्था में ऐसा कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है या कोई भी ऐसी संस्था मौजूद नहीं है जिसे राजनीतिक प्राधिकार की शक्ति प्राप्त हो। और ये जो प्राकृतिक अवस्था है ये एक तरीके से युद्ध की अवस्था है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए स्वतंत्र है और प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति से खतरा भी है। इस कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अपने आप हो गया। इसीलिए यहां पर इस प्राकृतिक अवस्था में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के खिलाफ संघर्ष कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। तो एक तरीके से ये अराजक व्यवस्था हो गई। इस अराजक व्यवस्था से निपटने के लिए और अपने अधिकारों की संरक्षण के लिए और रक्षण के लिए सभी व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया और समझौते में यह कहा कि हम सभी व्यक्ति अपने अधिकार, स्वतंत्रता, समानता एक संप्रभु को दे रहे हैं ताकि वो हमारे अधिकार, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा कर सके। तो कहीं ना कहीं हॉब्स जो है अपने संप्रभु को एक एब्सोल्यूट मोनार्क बना देते हैं। हाँ, और यहां ये मानते हैं कि कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली संप्रभु ही व्यक्ति को और व्यक्ति की जो नकारात्मक गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित कर सकता है। हाँ, तो इसलिए एब्सोल्यूट मोनार्की की वो स्थापना करते हैं थॉमस हॉब्स, जो स्टेट ऑफ नेचर है उसको
नियंत्रित करने के लिए। देखिए लॉक की जब बात करते हैं, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट उनकी किताब का नाम है, तो लॉक यहाँ बताते हैं कि व्यक्ति को जन्म से ही कुछ अधिकार मिले हुए होते हैं, है ना। जैसे अगर माना जाए तो उसे प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, जिनमें क्या है कि मनुष्य और ईश्वर, है ना, लॉक ये कह रहे हैं कि मनुष्य और ईश्वर के बीच में स्पष्ट नैतिक संबंध है। लॉक ये कहते हैं कि मनुष्य का जीवन ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है, इसलिए प्रकृति किसी भी अन्य मनुष्य को मारने का, नुकसान पहुंचाने का अथवा दास या गुलाम बनाने का अधिकार नहीं देती है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकता, दास नहीं बना सकता, उसे मार नहीं सकता, उसका जीवन नहीं ले सकता, अनलाइक हॉब्स। और इन्हीं आधारों पर लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों के साथ व्यक्ति के कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। तो प्राकृतिक अधिकार देने की बात कर रहे हैं वो, और व्यक्ति को उनके कर्तव्य देने की बात भी कर रहे हैं। प्राकृतिक अधिकार में क्या क्या चीजें शामिल हैं? सबसे पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये 3 अधिकार लॉक देते हैं अपने नागरिकों को या मनुष्यों को। तो इसमें क्या चीजें शामिल हैं जब वो इन सब चीजों की वकालत कर रहे हैं? इसमें सबसे पहला है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी भी स्तर पर, और पहुंचाते भी नहीं है। दूसरा कि प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो दूसरे व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता और समानता का सम्मान करे। क्लियर? अगर इसको कम शब्दों में कहा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का खुद स्वामी होता है और वो अपने श्रम का मालिक भी होता है। ये लॉक कह रहे हैं कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तित्व का भी स्वामी है और अपने श्रम का भी स्वामी है। यहां लॉक ये तर्क रखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में यदि कोई व्यक्ति अपने श्रम को किसी कार्य या प्रयोजन से मिलाता है ना, तो वो कार्य या प्रयोजन उस व्यक्ति की संपत्ति बन जाते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो कोई कार्य कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है कहीं पर जहां अपना श्रम लगा रहा है, या किसी भी कार्य को वो शुरू कर रहा है, प्रयोजन कर रहा है उसका, तो वो उसका श्रम और उसका कार्य उसकी संपत्ति बन जाते हैं। यहां से वो कहते हैं कि संपत्ति के अधिकार का विकास होना शुरू होता है और व्यक्तियों को संपत्ति का अधिकार मिलता है। और इसी अधिकार के साथ लॉक ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को जोड़ दिया। देखिए ये पूरा का पूरा लॉक का सिद्धांत है। लॉक भी कहीं ना कहीं हॉब्स की तरह से ही सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को मानते थे। उन्होंने भी राज्य को एक ऐसी संस्था माना जो सामाजिक अनुबंध के जरिए ही बनती है, और उसमें उन्होंने जो प्राकृतिक अवस्था रखी वो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था नहीं थी। वो ऐसी अवस्था थी जहां लोग बहुत सदाचारी थे, अच्छे थे, नेचुरल जीवन जी रहे थे, और सभी के पास ये 3 अधिकार थे जिनकी चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले करी। लेकिन इन कानूनों की कोई व्याख्या करने वाला नहीं था, और कानूनों की व्याख्या करने वाला नहीं था इसीलिए एक राज्य की स्थापना वो करते हैं, एक संप्रभु की स्थापना करते हैं, जिसमें 2 तरीके के संधियां होती हैं, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, है ना, इसीलिए उनकी किताब का नाम है। जिसमें एक संधि संप्रभु मतलब राजा जो है वो जनता के साथ करते हैं और जनता राजा के साथ करती है कि एक दूसरे के अधिकार वगैरह इन सब का सम्मान दोनों लोग करेंगे, और राजा का कार्य होगा अपने कर्तव्यों का पूरा करना। और इस कॉन्ट्रैक्ट में एक चौथा अधिकार देते हैं जनता को, लॉक, विरोध करने का अधिकार, विद्रोह करने का अधिकार। वो कब? जब राजा जो संप्रभु चुना गया है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करता है, तब जनता के पास यह अधिकार होगा कि ऐसे राजा को विद्रोह के द्वारा या
क्रांति के द्वारा हटाकर किसी दूसरे राजा को पद पर बैठा दें। ये कुल मिलाकर उनका सिद्धांत है। देखिए जनरली सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ विचारक हैं जो लॉक के इस पूरे सिद्धांत से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कई विचारक हैं। यहाँ हम लोग सीबी मैकफर्सन को समझेंगे, और जब मार्क्सवादी विचारक हम लोग समझेंगे तो वहाँ डिटेल में ये आ जाएगा। नारीवाद में भी नारीवादी विचारक लॉक की आलोचना कर रहे हैं, वहाँ भी आ जाएगा। देखिए सीबी मैकफर्सन लॉक के विचारों की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई प्राकृतिक अधिकार और सीमित राज्य, ये दो तरीके की बातें लॉक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो पूंजीवाद को जायज ठहरा रहे हैं। जब पूंजीवाद को जायज ठहरा रहे हैं तो उसका जायज ठहराने का आधार क्या है? जायज ठहराने का आधार है कि भाई व्यक्ति का जो श्रम है वो उसकी संपत्ति से व्यक्ति का जो श्रम और संपत्ति है वो आपस में जुड़े हुए हैं। जिसमें लॉक ये कहते हैं कि व्यक्ति का श्रम को उसके द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति से जोड़कर देखना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति श्रम कर रहा है वो उसके संपत्ति का भाग हो गया, जहां वो श्रम लगा रहा है। तो श्रम लगाने से जो कुछ भी आया वो उसकी संपत्ति होगी, उसकी निजी संपत्ति हो गई। संपत्ति का अधिकार वो देते भी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति अपने जरूरत के हिसाब से किसी भी सामान, किसी भी वस्तु या किसी भी जरूरत की चीज को इकट्ठा करके रख सकता है, बशर्ते वो उतना ही इकट्ठा करे या उतना ही सामान लेकर आए जितने की उसको जरूरत है। बाकी सामान वो अन्य व्यक्तियों के लिए छोड़ दे। यहां तक ठीक है। लेकिन ये जो सामान के अर्जन की बात है उसको वो थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं कुछ समय के बाद, और ये जो जिस व्यक्ति को जितना चाहिए वो उतना ही वस्तुओं और सामानों का अर्जन करे, ये कंडीशन श्रम और संपत्ति के सिद्धांत से वो हटा देते हैं। तो क्या होगा? तो ये होगा कि जितना श्रम किया उतनी संपत्ति बनी, और जितनी जरूरत है उससे ज्यादा भी संपत्ति किसी व्यक्ति के पास आ सकती है। ऐसी सूरत में चल संपत्ति भले ही ना आ पाए, लेकिन जो अचल संपत्ति है वो व्यक्ति कई गुना मात्रा में अपने पास इकट्ठी करके रख सकता है, जिसमें रुपए हो जाते हैं, पैसे हो जाते हैं, जमीन जायदाद हो जाती है ना, गहने हो जाते हैं, आभूषण हो जाते हैं। तो ये जो संपत्ति है ये व्यक्ति अपने पास बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा करके रख सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स है श्रम और संपत्ति का, लॉक का, मैकफर्सन कहते हैं कि लॉक यहां पर पूंजीवाद का समर्थन कर रहे हैं। एक ये हो गया। दूसरी आलोचना में मैकफर्सन ये कहते हैं कि लॉक व्यक्ति को दास या गुलाम बनाने के खिलाफ है। यह भी अभी हम लोगों ने बात करी इस बारे में। लेकिन व्यक्ति को अपना श्रम बेचने का अधिकार दे देते हैं। तो गुलाम तो व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन व्यक्ति अगर खुद चाहे तो वो अपना श्रम बेच सकता है। तो अपनी इच्छावश, है ना, अगर कोई व्यक्ति अपना श्रम बेच रहा है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो अपनी इच्छा से कर रहा है, उससे वो कार्य जबरदस्ती नहीं करवाया जा रहा, ना ही उसको कोई दास बना के जबरदस्ती करवा रहा है, व्यक्ति की इच्छा से हो रहा है। और व्यक्ति अगर गरीब है, व्यक्ति अगर कुशल नहीं है, तो उसके पास बेचने के लिए क्या है? उसके पास बेचने के लिए उसका श्रम ही रह जाता है। तो इच्छा हो या ना हो वो अपना श्रम तो बेचेगा ही, उसके बदले उसे कुछ सैलरी मिल जाएगी, कहीं मजदूर बन जाएगा, कहीं कुछ और छोटा मोटा काम कर लेगा वो, उसके बदले उसे कुछ तनख्वाह मिल जाएगी। तो वो अपना श्रम बेचने के लिए किसी व्यवस्था में बाध्य अपने आप ही हो जाता है। कोई उसे बाध्य नहीं कर रहा, वो अपने आप बाध्य हो जाता है। लगता है हमें कि व्यक्ति अपनी इच्छा से ये प्रोफेशन चुना है ना। लेकिन
वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो मैकफर्सन ये कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के लिए ही तो ये जरूरी शर्त है कि व्यक्ति अपने श्रम को बेचने के लिए स्वतः ही तैयार रहे। तो दूसरे अर्थों में भी जहां वो दास बनाने का या गुलाम बनाने का विरोध कर रहे हैं और जब वो श्रम को बेचने की आजादी दे रहे हैं, तो पूंजीवाद के समर्थक पूरी तरीके से लॉक नजर आ रहे हैं। ये क्रिटिसिज्म आपका सीवी मैकफर्सन देते हैं। तो ये आपका पूरा डिस्कोर्स हो गया नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स, मतलब अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का ना। अगर हम लोग कानूनी सिद्धांत की बात करें तो देखिए, कानूनी सिद्धांत पर जनरली जेरेमी बेंथम है और भी विचारक हैं, लेकिन इन पर विचार करने से पहले हमें एक बहुत फेमस थिंकर हैं हॉफील्ड, है ना, उनके बारे में जानना जरूरी है कि वो क्या बोलते हैं कानूनी अधिकार के सिद्धांत के बारे में। तो शुरुआत इन्हीं से करते हैं। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करी और ये कहा कि देखिए, कोई भी अधिकार तब तक मान्य नहीं है जब तक उन अधिकारों को कानूनी जामा नहीं पहनाया जाता। अगर किसी अधिकार को लीगल उसका कॉनोटेशन नहीं है तो वो अधिकार होते हुए भी पीस ऑफ पेपर्स हैं, वो सिर्फ रद्दी का टुकड़ा है या मुंह से कही हुई कोई बात है जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो प्राकृतिक अधिकारों को वो ये कहकर खारिज कर देते हैं। हॉफील्ड ये कहते हैं कि नंबर 1 दावा, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शक्ति और चौथा इम्यूनिटी। ये जो है, ये 4 चीजें, ये चारों चीजें मिलकर कानूनी अधिकारों का निर्माण करती हैं, है ना। व्यक्ति के अधिकार जो है वो उनको कानून द्वारा संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। अगर व्यक्ति के अधिकारों को कानून द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है तो ऐसे अधिकार की श्रेणी में नहीं आते, ये हॉफील्ड का मानना है। और इसको आधार पर वो 4 तरीके की बातें रखते हैं, जिसमें सबसे पहला है दावा, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है शक्ति और चौथा है इम्यूनिटी, है ना। इन चारों के आधार पर वो कहते हैं कि भैया कानूनी अधिकारों का निर्माण ये चारों ही करते हैं। देखिए, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी बात पर अधिकार या दावा प्रस्तुत कर रहा है, तो उसका अधिकार या दावा इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरे व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन कैसे कर रहे हैं, जो हम लोगों ने कई बार इस पर चर्चा भी करी है। मतलब कि अगर कोई मेरा अधिकार है तो मेरा अधिकार वो अधिकार तब तक है जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से कर रहा है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी ये चीज समझने की कोशिश करी। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हमला होता है ना, तो उसके अधिकारों का जो हनन इस हमले के कारण हुआ, वो इस वजह से हुआ कि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। तभी किसी व्यक्ति के ऊपर हमला होता है, अटैक होता है। यहां पर जिस व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया है वो व्यक्ति कानून की मदद लेने का अधिकारी है ना। ये जो कानून की मदद लेने का अधिकार उसे यहां मिल रहा है, हॉफील्ड इसको दावा कहते हैं कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, या हमने हमले का एग्जांपल लिया, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, अगर आपके किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप कानून की मदद ले सकते हैं अपने अधिकारों का संरक्षण करने के लिए। तो आप यहां दावा कर रहे होते हैं, जो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने दावे की बात करी, यहां आप दावा कर रहे होते हैं कि आपके कुछ अधिकार हैं और उन अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए। तो कानून है उसके लिए। दूसरे में वो बात कर रहे हैं स्वतंत्रता की। देखिए, स्वतंत्रता एक तरीके के विशेषाधिकार है ना, जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर कर्तव्य नहीं थोपता है, ना थोप सकता है। अगर उदाहरण के लिए दिया जाए, फिर से हमले वाली बात लेकर आते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हमला होता है तो आत्मरक्षण करना उसका एक नेचुरल स्वतंत्रता है उसके पास, वो आत्मरक्षण कर सकता है। यहां वो किसी दूसरे व्यक्ति को कर्तव्य बोध नहीं देगा या
कर्तव्य का एहसास नहीं कराएगा। राइट, किसी के ऊपर हमला हुआ, उसने हमले के लिए से बचने के लिए आत्मरक्षण किया। आत्मरक्षण करने की ये क्रिया ये बता रही है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को कर्तव्य बोध नहीं करा रहा, ना कर्तव्य का एहसास करा रहा है, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था ने, जिसके पास भी ये लेजिटिमेसी है देने की, उसने आत्मरक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दे रखा है। ये हॉफिल्ड ये बात करते हैं। तीसरे में आ जाती है शक्ति। देखिए, शक्ति के रूप में अधिकार को किस तरीके से देखा जाना चाहिए। हम लोगों ने कई बार इस एग्जाम्पल को लिया है। अगर कोई व्यक्ति कार बहुत तेज चला रहा है, बाइक बहुत तेज चला रहा है, रेड लाइट जंप कर रहा है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको आप किसी और दूसरी जगह पर भी फिट कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से किसी न किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के अधिकारों का हनन कर रहा होता है और अपने अधिकारों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर रहा होता है। ओवर स्पीडिंग करना, रेड लाइट जंप करना, है ना, या किसी ट्रैफिक नियम का पालन ना करना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एक तरीके से कानून तोड़ना हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में किसी न किसी व्यक्ति के पास वैधानिक एक शक्ति मिली होती है कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को पकड़कर दंड दें ताकि बाकी व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रह पाए, है ना। ये जो अधिकार यहां पर डिफाइन हो रहा है कानूनी परिप्रेक्ष्य में, वो शक्ति के सेंस में हॉफिल्ड उसको डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें दूसरे व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ शक्तियां दी जाती हैं ताकि कोई और व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना कर सके और ना ही कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सके, है ना। ये भी उसमें शामिल है। लास्ट में आता है इम्यूनिटी। देखिए, इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ये कानून के द्वारा ही दी जाती है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया या किसी संस्था को, पुलिस वगैरह, इन सबको शक है कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी मानते हुए पुलिस या किसी संस्था द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। ये गिरफ्तार करने की प्रक्रिया एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन उस व्यक्ति के पास एक इम्यूनिटी अधिकार होता है ना। वो अधिकार क्या कहता है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो एक निश्चित सीमा के अंदर उसे न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अगर निश्चित सीमा के अंदर उसको न्यायाधीश के समक्ष किसी संस्था या पुलिस द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है तो कानूनी तौर पर यह मान्य नहीं होगा, यह गैर कानूनी होगा। और गिरफ्तार व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि उसे इस बात की इम्यूनिटी है कि बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए, है ना, कोई भी संस्था या कोई भी पुलिस या कोई भी प्रशासन उसे हिरासत में नहीं रख सकती, उसे जेल खाने में नहीं रख सकती, उसे कैदी बनाकर नहीं रख सकती हैं। और ऐसी सभी संस्थाओं को विधि द्वारा स्थापित, है ना, कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस तरीके की इम्यूनिटी सभी व्यक्तियों को मिली होती है। तो ये चार तरीके से हॉफिल्ड जो है वो कानूनी अधिकारों की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तो कहीं ना कहीं हॉफिल्ड प्राकृतिक अधिकारों का विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ वो प्राकृतिक अधिकारों का विरोध करते हुए कानूनी अधिकारों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें दूसरे विचारक आते हैं जेरेमी बेंथम, कानूनी लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स में, कानूनी अधिकारों के सिद्धांत में। बेंथम ये कहते हैं कि प्राकृतिक जो राइट मिले हुए हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं, कोरी बकवास हैं। प्राकृतिक अधिकार असंगत हैं और विधि का शासन जो है वो सही है, ये जेरेमी बेंथम कहते हैं। इनके अनुसार क्या है, अधिकार
राज्य की देन है। अधिकार सिर्फ राज्य द्वारा ही दिए जा सकते हैं और राज्य द्वारा दिए गए अधिकार ही अधिकार की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। अधिकार ना तो व्यक्ति को जन्मजात मिले होते हैं और ना ही व्यक्तियों में ये अंतर्निहित होते हैं, है ना। ये हमेशा व्यक्ति को राज्य द्वारा ही मिले होते हैं। तो कुल मिलाकर अधिकार जो हैं वो कृत्रिम होते हैं, प्राकृतिक नहीं। ये जेरेमी बेंथम का विचार है। सभी अधिकार, है ना, को सीधे सीधे राज्य का संरक्षण मिला होता है, राज्य द्वारा वैधता मिली होती है। अगर उसे राज्य द्वारा संरक्षण और वैधता नहीं मिली है तो वो अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। बेंथम ये बात यहां पर बहुत मजबूती के साथ रख रहे हैं और प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए सीधे सीधे कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार नाम की कोई भी वस्तु अस्तित्व में नहीं है। जो कुछ भी है वो कानूनी है, राज्य द्वारा प्रदत्त है। यही कारण है कि प्रत्येक राज्य के अपने कुछ विशिष्ट अधिकार होते हैं जो अपने नागरिकों को देता है और इनका स्वरूप अधिकारों का देश काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। जरूरी नहीं है कि आज जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो वैसे ही हैं जैसे 1950 में थे, है ना, या 1980 में थे। उनका नेचर बहुत ज्यादा बदल चुका है। बेंथम भी यही बात कह रहे हैं कि जितने भी अधिकार व्यक्ति को मिले होते हैं वो राज्य द्वारा प्रदत्त होते हैं, राज्य द्वारा मिले होते हैं और समय समय पर उनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। जैसे ही जैसे देश काल, संस्कृति या समाज में परिवर्तन आता है या मांग जिस तरीके से अधिकारों की बढ़ती है, जो प्राकृतिक अधिकार में पॉसिबल नहीं है। तो प्राकृतिक अधिकार सदैव असुरक्षित रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई संवैधानिक वैधता नहीं होती। वही राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार जो होते हैं वो सुरक्षित होते हैं, इसीलिए इनको अधिकारों की श्रेणी में रखा जाता है। तो कुल मिलाकर ये दो विचारक जो हैं ये लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स की बात करते हैं ना। तीसरे में आते हैं अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। देखिए, ऐतिहासिक सिद्धांत भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को पूरी तरीके से नकार देता है और ऐतिहासिक सिद्धांत ये कहता है कि अधिकार प्राकृतिक नहीं है बल्कि परंपराओं का प्रत्यक्ष और ठोस रूप है। अधिकारों के इस सिद्धांत का समर्थन एडमंड बर्क ने किया है। ओके, बर्क क्या कहते हैं? बर्क ये कहते हैं कि अधिकार परंपराओं का ठोस रूप है क्योंकि लंबे समय तक जो भी परंपराएं किसी भी समाज में विद्यमान रही हैं वही परंपराएं अधिकारों का रूप धारण करती हैं। अगर इसको दूसरी तरीके से समझें तो किसी भी मांग या दावे के रूप में, है ना, प्राचीन काल से या अतीत या लंबे समय से चली आ रही परंपराएं एक ऐसा आधार प्रदान करती हैं जिस पर अधिकार का ढांचा जो है वो एक वैधता उसको मिलती है या वैधता को वो प्राप्त करता है। बर्क प्राकृतिक अधिकारों के खिलाफ हैं। वो कहें एक हद तक बर्क जेरेमी बेंथम के तो नजदीक जाते हुए दिखते हैं, कानूनी अधिकारों को वो समर्थन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ज्यादा करके उनको इस श्रेणी में रखा जाता है ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत में। और वो प्राकृतिक अधिकारों के संकल्पना की तुलना में राज्य और समाज, है ना, इनकी तुलना में व्यक्ति को प्राथमिकता देते हुए नजर आते हैं, राज्य के महत्व को बल देते हैं, राज्य के महत्व को बताते हैं और राज्य को कहते हैं कि ये कोई कृत्रिम संस्था नहीं है। राज्य इज नॉट आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन जैसा लॉक या हॉब्स, है ना, या रूसो मानते हैं, बल्कि राज्य जो है वो एक ऐसी संस्था है जिसका शनय शनय विकास हुआ है। तो सीधी सी बात है भैया, इस ऐतिहासिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकार ना तो कानून की उपज ना ही समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां, ना ही प्राकृतिक तरीके से मिली हुई कोई वस्तु है, बल्कि अधिकार एक
इतिहास से चली आ रही एक सतत प्रक्रिया है ना, जो आज एक स्थिर रूप में हमारे सामने है और अधिकार के रूप में हमारे सामने ये आती है, जिसको हम सभी लोग एंजॉय करते हैं। एडमंड बर्क यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। देखिए अगला सिद्धांत इसमें आता है अधिकारों का कल्याणकारी सिद्धांत, वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स। इसमें जर्मन दार्शनिक अगेन जेरेमी बेंथम आते हैं उपयोगितावादी विचार लेकर। उपयोगितावादी विचार में इन्होंने ये तर्क दिया कि प्रभावशाली कानून बनाने के लिए कानून निर्माताओं को उपयोगितावाद का सहारा लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु की ऐसी विशेषता जो किसी व्यक्ति या समूह में शुभ या खुशी उत्पन्न करे, ओके, और दुख और अशुभ का नाश करे। बेंथम यहां पर यह कहते हैं कि समाज का उद्देश्य या राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का मतलब है सामाजिक कल्याण, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है वो पुलिस की भूमिका या कल्याणकारी भूमिका, इन सब का वो पूरी तरीके से समर्थन करते हुए नजर आते हैं जेरेमी बेंथम। और ये भी मानते हैं कि राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आदर करते हुए समाज के उन वर्गों के लिए कुछ सकारात्मक स्टेप्स उठाने चाहिए जो स्वयं का विकास करने में असमर्थ हैं, ओके। जैसे कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है या कोई विजुअली हैंडीकैप्ड है, यहाँ पर वो अगर अपना स्वयं विकास करने, या कोई गरीब है ना, या कोई डाउन ट्रोडन सेक्शन है या सबाल्टन ग्रुप से आता है, उपाश्रित वर्ग से आता है, तो बेंथम यहाँ ये कहते हुए नजर आते हैं कि राज्य जो है वो ऐसे सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आदर करते हुए उन्हें ऐसे सकारात्मक कदम उठाए कि वो व्यक्ति अपना स्वयं विकास कर सकें और विकास की जो एक धारा है उसके साथ अपने आप को जोड़ सकें, जो फिलहाल अभी अपने आप को जोड़ने में वो असमर्थ हैं। लेकिन आलोचक क्या कह रहे हैं? आलोचक ये कह रहे हैं कि राज्य जो है अगर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत पर चलेगा तो समाज कल्याण की तरफ बढ़ेगा, और समाज कल्याण की आड़ में राज्य जो है वो धीरे धीरे व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने लगेगा, और राज्य द्वारा प्राप्त होने वाली कल्याणकारी सुविधाएं जो हैं वो व्यक्ति को पंगु बना सकती हैं, क्योंकि राज्य का उद्देश्य एक ही रह जाएगा, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, और व्यक्ति यहां राज्य की दया पर आश्रित हो जाएगा। तो राज्य को कल्याणकारी तो होना चाहिए, लेकिन राज्य को ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख इसको तय करे, कोई व्यक्ति कुछ करेगा ही नहीं, आलोचक ये कहते हैं। दूसरी इसमें आलोचना ये आती है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख नापते समय राज्य जो है वो दुखी व्यक्तियों का दुख को कैसे नापेंगे, ये उपयोगितावादी विचारक नहीं बता पाते हैं, क्योंकि कितना भी सुखी व्यक्ति कोई क्यों ना हो, कितना भी शुभ किसी के पास क्यों ना आ गया हो, व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ दुख होंगे जरूर। तो वो दुख कैसे मापे जाएं? सुखी व्यक्तियों का सुख मापने के दौरान आप दुखी व्यक्तियों का दुख कैसे मापेंगे, उसका पैमाना क्या है, उसे कैसे कम करेंगे? जेरेमी बेंथम या उपयोगितावाद यहाँ पर खामोश हो जाता है। तो ये हमारा कुल मिलाकर थियरीज रही अधिकारों की। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग अधिकारों से संबंधित संकल्पनाएं जो हैं उन पर विचार रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।